यस। सो ऑपरेशन रिसर्च क्या है? साइंटिफिक मेथड, टेक्निक्स एंड टूल फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। और वी कैन से दैट द साइंटिफिक मेथड, टेक्निक एंड टूल टू गेट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम यदि हिस्ट्री की बात करें कि ऑपरेशन रिसर्च की शुरुआत कैसे हुई, तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था तो उस समय क्या हुआ कि ब्रिटिश मिलिट्री ने एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, उन्होंने एम्प्लॉय किया। और ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो थे उनका जो ऑब्जेक्टिव था, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, क्योंकि देखो उस समय ऐसा था कि बहुत ज़्यादा रिसोर्स तो रहे नहीं होंगे उनके पास, ठीक है, हाँ, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी भी इतनी वास्ट नहीं थी जितना अभी के डेट पे है। तो जितना भी जो भी उनके पास मिनिमम जो भी रिसोर्सेज थे उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करके वॉर को विन करना, यही उनका टास्क था। और ब्रिटिश मिलिट्री ने यही टास्क उन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को दे रखा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने क्या किया, अप्लाई द साइंटिफिक टेक्निक्स टू विन द बैटल। उन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स लगाए कि क्या, कितना, कहाँ पे, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें अपने रिसोर्सेस को, कितने, एक जैसे इंस्ट्रूमेंट जो भी उनका है, जैसे तोप है या जो भी है, तो उसमें कितने लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉय करें, कितने वहाँ पे सैनिक हमारे रहेंगे, इस तरह से उन्होंने प्लानिंग किया, किस तरह से कौन सी स्ट्रेटेजी हमको लगानी है। और फाइनली उसका आउटकम ये रहा कि ब्रिटिश मिलिट्री जीत गई, ठीक है, वॉर में। तो ये हुआ कि फाइनली उन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने क्या किया था कि एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन इफेक्टिव मैनर, ठीक है, इफेक्टिव मैनर में उन्होंने रिसोर्सेज को एलोकेट किया था। तो उसका रिजल्ट यही रहा कि ब्रिटिश मिलिट्री वॉर विन कर गई। तो उस समय जब था, जब ये मेथड लगाया गया था उन साइंटिस्ट को, जब हम वहाँ पे एम्प्लॉय किए थे, उस समय तक ये सब्जेक्ट कोई ऑपरेशन रिसर्च नाम से ऐसे कुछ नहीं था, ठीक है। जस्ट उन्होंने अपना दिमाग लगाया जो भी, और सारा कुछ प्लानिंग किया, वॉर विन कर गया। जब ये सब हो गया ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि अरे यार ये तो एक साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। और धीरे धीरे उसका नाम हो गया हमारा ऑपरेशन रिसर्च। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसी मेथड को, इसी टेक्निक को 70s से 80s के बीच में बहुत जगह पे हमने यूज़ किया। जैसे कि आप इंडस्ट्रीज में यूज़ किए, बजटिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, ठीक है, मार्केट एलोकेशन के लिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, उन सब चीज़ों के लिए। एग्रीकल्चर में इसका यूज़ हुआ। एग्रीकल्चर में कैसे, जैसे केनाल के थ्रू आप क्या कर रहे हो, वाटर सप्लाई कर रहे हो इरिगेशन पर्पस के लिए, तो कितना वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, डैम से कितना वाटर रिलीज करना है, कहाँ तक जाना है, कितना क्यूबिक सेंटीमीटर आपको वाटर रिलीज करना है, ये सब के लिए जो प्लानिंग हुआ वो आपका एग्रीकल्चर हो गया। मैनेजमेंट को आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के साथ रिलेट कर सकते हैं, मैनेजमेंट एंड प्लानिंग को, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, आप डिफेंस में तो आप देख ही रहे थे कि डिफेंस में हमने यूज़ किया था, जब ब्रिटिश मिलिट्री वॉर के टाइम पे इसको यूज़ किया था, तो आप यहाँ पे डिफेंस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप टाउन प्लानिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि टाउन प्लानिंग में भी क्या है कि जैसे जो आपका ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल का जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट है, आप उसको भी ऑपरेशन रिसर्च में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हम देखे। फिर कई एक्सपर्ट ने ऑपरेशन रिसर्च के लिए कहा कि ऑपरेशन रिसर्च इज द आर्ट ऑफ विनिंग वॉर विदाउट फाइटिंग, ठीक है, ओनली बाई प्लानिंग। मीन्स क्या है कि आर्ट ऑफ विनिंग वॉर है विदाउट फाइटिंग। आप कोई फाइट नहीं करते हो, सिर्फ आप प्लानिंग इतनी अच्छी करते हो कि आपके प्लानिंग से ही आप वॉर या फिर जो भी आपके प्रॉब्लम है वो आप शॉर्ट आउट कर लेते हो, ठीक है। कुछ लोगों ने ये कहा कि ऑपरेशन ऑफ ए सिस्टम यूजिंग साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक विथ ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि ऑपरेशन रिसर्च क्या है, साइंटिफिक टूल है, टेक्निक है, जो कि हमको क्या करता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि साइंटिफिक यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ठीक है। तो आप अभी तक देख पा रहे होंगे, यदि ऑब्जर्व किए होगे, तो ऑपरेशन रिसर्च की ज़रूरत कहाँ पे है, जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है। अब सपोज या आपके पास में वही है, आपको कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, आप कोई वन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आपके पास 3 मशीन्स हैं,
ठीक है। आपके पास एक मशीन है M1 और सेकंड है M2, वैसे ही M3, 3 मशीन्स है आपके पास। तो क्या आपको ऑपरेशन रिसर्च मेथड लगाने की जरूरत है क्या? आप तो जिसमें चाहो उसमें आप क्या करोगे, उस मशीन में जाके मैन्युफैक्चर कर लोगे। लेकिन यदि इसी का रिवर्स है कि आपके पास 3 मटेरियल है और एक मशीन हो जाए, ठीक है, और आपको इमीडिएटली जल्दी बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ सकती है। तो तभी ऑपरेशन रिसर्च का बेस्ट यूज होगा जब आपके पास रिसोर्स आपके कम है और आपके पास में क्या कहना चाहिए, रिसोर्स कम है और आपको उसको यूटिलाइज करके कुछ बनाना है या कुछ प्लानिंग करनी है, तब आपका एक्चुअल मीनिंग होगा जो ऑपरेशन रिसर्च को यूज करने का। ठीक है, तो इतना तक तो सबको समझ आया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो अब नेक्स्ट वाला स्लाइड हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन, तो ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में आपके, डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, तो यदि देखो ऑपरेशन रिसर्च क्या है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, that is it may be either maximization of profit or minimization of the cost with considering resource as a constraint। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है। अभी तक हम पढ़ ही रहे थे, ऑप्टिमाइजेशन करना है, किसका करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होगा, या तो मैक्सिमाइजेशन होगा, तो मैक्सिमाइज किसको करोगे आप, प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करोगे, या तो फिर क्या होगा आपका मिनिमाइजेशन होगा, मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, और कैसे करोगे, विथ कंसिडरिंग या बाय कंसिडरिंग रिसोर्स एज ए कंस्ट्रेंट, मतलब कुछ आपके रिसोर्स के लिमिटेशंस रहेंगे। ठीक है, तो यही है आपको ऑपरेशन रिसर्च, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन विथ कंसिडरिंग रिसोर्स एज ए कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये आप चाहो तो ब्रैकेट में ये वाला पोर्शन ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, या आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। तो जब आपका एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन विथ कंसिडरिंग रिसोर्स एज ए कंस्ट्रेंट। ठीक है, और फिर लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आइदर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ तक सबको समझ आया? यस मैम। चलो फिर आगे देखते हैं। ठीक, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें यूज इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि आप इंटरडिसिप्लिनरी, अब देखो आप किसी यदि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो तो आप जानते हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह की एक्सपर्टीज वहाँ पे होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले वाली क्लास में भी कहा था कि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होगा, सिविल वाला भी होगा, मैनेजमेंट वाला भी होगा, एचआर का भी मेंबर होगा। ठीक है, रिसर्च सेंटर वाले भी होंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप करने के लिए, लिंक करने के लिए भी आपके कोई होंगे इस स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच है। ठीक है, पहला इसमें। दूसरा क्या है कि कंप्लीट सिस्टम ओरिएंटेशन है। मीन्स क्या है कि जैसे आप कोई एक बिजनेस कंसिडर करते हो, उसको एज ए सिस्टम मानते हो। ठीक है, तो उस बिजनेस के बहुत सारे सब सिस्टम भी होंगे। ठीक है, यदि आप यहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ले लेते हो, ठीक है, तो उसके सब सिस्टम भी होंगे। कोई एक्सपर्ट होगा जो फाउंडेशन बनाने में एक्सपर्ट है, कोई आपका जो सीलिंग जो मतलब ढलाई होता है उसके एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रिकल वर्क के एक्सपर्ट हैं, तो कोई उसमें एसेसरीज या फिर इंटीरियर डिजाइन के एक्सपर्ट हैं। इस तरह से बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि यदि एक भी आपके जो भी सिस्टम है, ये सब सिस्टम है, यदि वो मतलब उसमें से कुछ सब सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि यदि एक सब सिस्टम के लिए आपका डिसीजन यदि गलत लिया गया तो वो आपके एंटायर जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करेगा। जैसे सपोज आप घर बना रहे हो, ठीक है, आप घर बना रहे हो और आप कहते हो आपके फाउंडेशन में कुछ
गलत हो गया, रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो यदि आपका फाउंडेशन रॉन्ग हुआ, वो आपके इस बिजनेस का, आपका जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो भी है उसका एक पार्ट है सिर्फ, लेकिन वो पार्ट आप कह सकते हो कि आपके पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो वही है कि आप कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन सिर्फ एक सिस्टम को लेके नहीं कर सकते, आपको एंटायर सिस्टम को एक कंप्लीट सिस्टम मान के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मीन्स आप यदि कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका कंप्लीट सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और उसके कारण से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करोगे, कंप्लीट सिस्टम अप्रोच लेके करोगे, ताकि कि आपका एंटायर सिस्टम को आप कंसीडर करोगे रेदर देन कंसीडरिंग सब सिस्टम, ताकि आपका जो भी डिसीजन हो उसकी वजह से कोई भी एक भी पार्ट आपके सिस्टम का, एक भी सब सिस्टम वाला भी पार्ट अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये होता है आपका कंप्लीट सिस्टम ओरिएंटेशन, ठीक है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड। तो हम तो सुबह से देखते ही आ रहे हैं हर जगह पे कि हम क्या है, ये साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई विम्स एंड गैसेस का कोई चांस नहीं है, ठीक है। आप इररिलेवेंट असम्पशन नहीं करोगे, आप जो भी करोगे वो उसका कोई लॉजिक होगा या फिर कोई एम्पेरिकल रिलेशन होगा, ठीक है। अब लॉजिक में आप कह सकते हो कि भैया लॉजिक तो कोई ऐसे भी लगा सकता है, लेकिन नहीं, ये लॉजिक जो लगाएंगे वो एक्सपर्ट होंगे, मीन्स उनके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, उसी के बेसिस पे बताएंगे। जैसे कि फोरकास्टिंग जो होता है, ठीक है, जैसे वो अपन पेन की फोरकास्टिंग की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि किसी कंपनी को सेट करना है तो आप कितना, पेन वाली कंपनी आप लगा रहे हो, वो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो कितनी क्वांटिटी आप मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि आपने बताया कि 10 स्कूल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप हर स्कूल में दी, नहीं 50 स्कूल हमने कंसिडर किया था, 50 स्कूल में हर में 10 स्टूडेंट, तो हमारे पास 500 स्टूडेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग तो देखो कोई लॉजिक जो हम लगाए वो एकदम रॉन्गली, हम कुछ भी ऐसे रैंडम विम्स एंड गेसेस नहीं कर रहे हैं, कुछ लॉजिक है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से जो भी एक्सपर्ट होंगे उनके वो प्रोवाइड करेंगे आपको लॉजिक, ठीक है। तो ये बेस्ड होगा साइंटिफिक मेथड जो कि लॉजिक और एम्पेरिकल रिलेशन पे बेस्ड होगा, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोशिश करोगे कि आपको एम्पेरिकल रिलेशन मिल जाए तो बेस्ट है, अदरवाइज आप एक्सपर्ट के लॉजिक और उनके उनके जो भी सजेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे। फिर नेक्स्ट क्या आता है, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। देखो आप रैंडम डिसीजन लोगे, एक लेमैन भी डिसीजन ले सकता है और एक एक्सपर्ट भी डिसीजन लेता है, पर दोनों के डिसीजन में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो वही है कि यदि कोई एक्सपर्ट डिसीजन ले रहा है तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ये तो आप भी मानते हो, ठीक है। तो ये है कि इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। ऑपरेशन रिसर्च के यूज से आपका क्या होता है कि आपकी जो क्वालिटी है, डिसीजन की जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या है, हाँ, वेरियस अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो भी है वो बेटर और सेफ डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। लास्ट है अनकवरिंग हिडन प्रॉब्लम, ठीक है। अनकवरिंग हिडन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हो, ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तब क्या होता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हो तब आपको बीच में कुछ न्यू प्रॉब्लम होते हैं जो आपके अनकवर होते हैं, ठीक है। इनिशियली आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचे नहीं रहते हो कि ये प्रॉब्लम हमको आने वाला है, बट आपके जब स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम अनकवर होते हैं जो कि आपके एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को इफेक्ट कर सकते हैं, तो आप उन अनकवर प्रॉब्लम को क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे, ठीक है। तो क्या स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ते हो तो आपके जो अनकवर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो भी रिजॉल्व होने में आपको हेल्प मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, ठीक, तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला हमने क्या देखा, पहला हमने ये देखा था यूज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। तो आपको पता है ऑपरेशन रिसर्च में क्या होगा, कंपनी में बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे, ठीक है, हर फील्ड के। दूसरा क्या था, कंप्लीट सिस्टम ओरिएंटेशन, मीन्स आप पूरे सिस्टम को, पूरे मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम मान के आप उसके लिए डिसीजन लोगे, ना कि उसके इंडिविजुअल सबसेट को लेकर डिसीजन लोगे, ठीक है। एंड थर्ड क्या हमने देखा था, थर्ड हमने देखा था साइंटिफिक
टेक्निक है, ठीक है, साइंटिफिक टेक्निक है जो कि लॉजिक और एम्पेरिकल रिलेशन पे बेस्ड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया था, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, ये डिसीजन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और फिफ्थ हमने क्या देखा था, फिफ्थ हमने देखा था अनकवरिंग द हिडन प्रॉब्लम, कि जब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते हैं तो उस टाइम पे जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जो मतलब अनकवर थे जो प्रॉब्लम, वो अब हम देख सकते हैं और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के सबको समझ आया? अभी भी देखो बहुत सारे बच्चे अपना आप वीडियो ऑफ करके रखे हो। शुभम, तनु, तनु आपका वीडियो तो पहले ऑन था, आप क्यों ऑफ करके रखे हो? आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं स्क्रीन शेयर कर दी हूँ तो मैं आपका वीडियो देख नहीं पा रही हूँ, बट मैंने मोबाइल में ऑन कर रखा है और आप वीडियो ऑफ कर दे रहे हो। चलो सारे बच्चे ऑन करो। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं हम स्टेजेस ऑफ ओआर। सिर्फ 2 या 3 लोग हैं जो वीडियो ऑन करके रखे हैं, बाकी सब ऑफ करके रखे हैं। वीडियो ऑन करो। स्टेजेस ऑफ ओआर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेजेस ऑफ ओआर में देखोगे तो पहला है, फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए डिसीजन लेने वाले हो या किस चीज़ को सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम हो गया, ये आपका पहला हो गया, ठीक है। सेकंड क्या होगा, जब आपका क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर लेते हो आपका प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि हमारा वो था पेन हमको बनाना है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया था, फाइनल कर लिया था, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम तो क्लियर हो गया था, पेन बनाना है। हमारे पास प्रॉब्लम जो आया था वो था क्वांटिटी उसकी, ठीक है, मीन्स कितने नंबर में हमको पेन बनाना है, ठीक है। देन आप क्या करोगे, फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम। तो फॉर्मुलेट कैसे करोगे, एक तो पहला आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पेन में क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ पेन हमको बनाने हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि तो इसके लिए आप क्या करोगे, सेट ऑफ इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। सेट ऑफ इक्वेशन कैसे, जैसे कि मान लिया आपको कोई क्वेश्चन हो सकता है, हाँ, कोई क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या हो सकता है कि आपको जैसे पेन बनाए टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट होने वाला है, तो उसके लिए कुछ इक्वेशन होगा, जैसे कि आपका ये हो सकता है कि C इक्वल टू x1, पेन क्यों नहीं चल रहा, कोई भी इक्वेशन हो सकता है, A1, ठीक है, x1, या फिर ये हो सकता है 5x1 प्लस 5x2 समथिंग, इस टाइप का कुछ भी आपका इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेंगे। देन सेकंड क्या होगा आपका, ऑब्टेनिंग इनपुट डेटा, ठीक है, कि कौन कौन से पैरामीटर है जो आपके फैक्ट, जो भी आप जिसके लिए भी आप डिज़ाइन कर रहे हो, उस पैरामीटर को कौन कौन से डेटा है जो अफेक्ट करने वाले हैं, तो वो सब आप इनपुट डेटा डिसाइड करोगे, ठीक है। थर्ड क्या होगा, आप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम करोगे, ठीक है। चेक फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कि आपके सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं। तो जब भी आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपके पास 2-3 तरह के सॉल्यूशन आएंगे। पहला तो एक फिजिबल सॉल्यूशन, तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा कि जो कि आपके सारे कंस्ट्रेंट को और जो भी प्रॉब्लम, जो भी कंस्ट्रेंट इक्वेशन है उसको सेटिस्फाइड यदि करता है आपका कोई सॉल्यूशन, तो वो कहलाता है आपका फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। फिर दूसरा होता है इनफिजिबल सॉल्यूशन। सो क्या होगा, ये डज नॉट सेटिस्फाइड ऑल द कंस्ट्रेंट, आपके कोई कंस्ट्रेंट इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका इनफिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको पता है कि आपका एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा हो, वो आपका हो गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन आपको पता है कि ओनली वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन जिसके पास हो वो आपका कहलाएगा यूनिक सॉल्यूशन।
उसके बाद फिर मल्टीपल सॉल्यूशन, तो आपको पता है कि 2 और मोर ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे तो आपका कहलाएगा मल्टीपल सॉल्यूशन। ठीक है, एक सेंसिटिविटी एनालिसिस होती है कि जिसमें कि आप क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम टू चेंज इन द इनपुट एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कि कोई भी आपका इनपुट या स्पेसिफिकेशन चेंज करने पे आपका बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, सेंसिटिविटी कितनी है उसकी। तो ये जनरली हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो आएगा मॉडल वैलिडेशन, मतलब आपने जो भी आपका रिजल्ट आया उसको आप पास्ट डेटा या फिर आपके पास कोई भी रिलेशन होगा, एम्पेरिकल रिलेशन, आप उसमें पुट करके चेक करते हो, वैलिडेट करते हो कि हमने जो सॉल्यूशन हमको जो मिला है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये होता है एक मॉडल वैलिडेशन। जब ये हो जाता है उसके बाद फिर आप क्या करते हो, इम्प्लीमेंटेशन करते हो। मतलब जो आपका फाइनल स्टेप है जिसमें क्या करोगे, आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे कि आपका जो भी आपने रिजल्ट लाया उसको इम्प्लीमेंट करके चेक करोगे कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि वो वर्क नहीं करेगा तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप फिर से अपने वही पुराने वाले प्रोसेस में जाओगे और उसके बाद फिर से प्रॉब्लम जो भी इनपुट पैरामीटर है वो चेंज करोगे और उसके बाद फिर से सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, उसके बाद फिर वैलिडेट करोगे, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन करोगे। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना रहता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये भी आपका जो है क्वेश्चन 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, कि स्टेजेस या फिर फेजेस ऑफ ओआर। तो इसमें तो एक जो मैंने बताया, आप अभी जो मैंने उसके 5-6 जो पॉइंट बताए, या तो आप ऐसा लिख सकते हो या तो फिर आप इसको ऐसा कर सकते हो कि ये जो पहला वाला जो है फर्स्ट दो, ठीक है, इसको आप कह सकते हो जजमेंटल फेज। ठीक है, ये आपका जजमेंटल फेज कहलाएगा। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला जो होगा ये थर्ड से लेके जो 5th पॉइंट तक के है ना, ये 3 टू लेके जो 5 वाले पॉइंट हैं उसको आप कहोगे रिसर्च फेज। ठीक है, तो आप कह सकते हैं उसको R&D फेज, जिसमें कि आप क्या कर रहे हो। हाँ हाँ बोली थी। R&D फेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज, क्या कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पहले तो आप इनपुट पैरामीटर ले रहे हो, सॉल्यूशन निकाल रहे हो, देन आप वैलिडेट कर रहे हो। उसके बाद फिर जो आपका नेक्स्ट वाला जो आएगा, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ये आपका जो लास्ट 6 वाला पॉइंट आएगा वो आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट 2 आपका जजमेंटल फेज, उसके अंदर आप सब टॉपिक लिखोगे, पहला कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम और दूसरा क्या, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड आप लिखोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर आप लिखोगे ऑब्टेनिंग इनपुट डेटा और सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम और वैलिडेशन ऑफ ए प्रॉब्लम। ठीक है, फिर लास्ट आएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज। ठीक है, तो आप इस तरह से भी आप क्वेश्चन आंसर में अपने लिख सकते हो कि 3 मेन कैटेगरी के अंदर में आप सब कैटेगरी डाल के आप उसमें फिर आंसर इस तरह से करो। फिर लास्ट आपका आ जाता है डिसीजन मेकिंग, जो कि आपका फाइनल इकोनॉमिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका रहेगा, जो भी आपका डिसीजन होगा वो। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद में यदि वो चेक सही वर्क करता है तो आप तो फिर आगे बढ़ जाओगे, डिसीजन मेकिंग वाले में चले जाओगे, और यदि नहीं वर्क करता है तो फिर आप फिर से रिवर्स जाओगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पहुंच जाओगे। तो ये आपका होता है स्टेजेस ऑफ ओआर। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट या नहीं समझ आया या कुछ क्वेश्चन? सबको समझ आया यहाँ तक? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। ठीक, तो अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन एंड स्कोप ऑफ ओआर। ठीक है, तो एप्लीकेशन अब आप लोग मुझे बताओ कि एप्लीकेशन आप लोगों के हिसाब से और क्या क्या हो सकता है, या फिर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है,
कोई बोल रहा है कुछ? बताओ, कोई बताओ एप्लीकेशंस, और कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा तो। अच्छा हाँ, ये लास्ट वाली क्लास का कुछ लोगों ने, तुम लोग क्लास में ज़्यादा लोग थे बट सारे लोग अटेंडेंस अपना डाले नहीं उस पर, गूगल क्लासरूम में। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन्होंने अटेंडेंस अपना नहीं उसमें कमेंट बॉक्स में डाला है तो वो डाल देना, ठीक है। चलो ठीक है, फिर सबको समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इंडस्ट्री एप्लीकेशन क्या, ये भी आपके अगेन एग्जाम में आता है, ठीक है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या होता है, एक इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। पहला तो हम देखते हैं डिफेंस, ठीक है। तो डिफेंस में तो आप लिख सकते हो कि आर्ट ऑफ विनिंग वॉर था ये एक पहला, और ब्रिटिश मिलिट्री ने इसे यूज़ किया था, ठीक है, वहाँ पे। एग्रीकल्चर का मैं बताई कि एग्रीकल्चर में आप क्या, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू केनाल के लिए आप यूज़ कर सकते हो। पब्लिक यूटिलिटी में एक तो बस ट्रांसपोर्ट में भी आप लगा सकते हो, जो गवर्नमेंट के बस ट्रांसपोर्ट है उसके में, इवन प्राइवेट में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हम पब्लिक यूटिलिटी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा आप कह सकते हो कि म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई जो है उसमें भी आप ऑपरेशन रिसर्च का यूज़ कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन तो हमने देखा ही कि हम एक चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो है पर टन सीपीएम, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका है। अब जो इंडस्ट्री है, मैं प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ये दोनों उसी में इंक्लूड कर देना ज़्यादा बेहतर समझूंगी कि इंडस्ट्री आप लिखो, उसी के अंडर में आप पहला ये लिख दो कि आपका फाइनेंस, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, आप अपना बजट, ठीक है। इसी के अंदर फिर आप लिख दो कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद फिर आपका हाँ, और उसके बाद फिर क्या हो सकता है, मैन पावर और लेबर कितना चाहिए, या आपके पर्सनल्स कितने होने चाहिए, उसके लिए आप फोरकास्टिंग कर सकते हो, ठीक है, तो आप वो डाल सकते हो। और उसके बाद फिर आप और क्या डाल सकते हो, आपके साइट सिलेक्शन एंड लोकेशन के लिए भी तो हम प्लानिंग करते हैं और डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो आप साइट सिलेक्शन ये डाल सकते हो, ठीक है, लोकेशंस डाल सकते हो। और इसमें क्या डाल सकते हो, आपका जो वेयर हाउस है, जो गोडाउन बनेगा, उसका साइज क्या होगा, उसका लोकेशन क्या होगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ये आप डाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से प्लानिंग और मैनेजमेंट को आप इंडस्ट्री के अंदर ही मर्ज कर देना, और इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट डिवाइड करके आप एप्लीकेशंस लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है भैया, एप्लीकेशंस ऑफ ओआर, ठीक है। अब देखो आगे देखो, लिमिटेशंस ऑफ ओआर, ठीक है। तो लिमिटेशंस ऑफ ओआर में पहला ये है कि लैक ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर, ठीक है। तो लैक ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर मीन्स यही होगा कि हम जो भी बात कर रहे हैं, हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि हमारे लेबर कितना हो चाहिए, कॉस्ट कितना लगना चाहिए, लोग ये है वो है दुनिया भर का। लेकिन जो क्वालिटेटिव फैक्टर जो हमारे प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा कंसीडर नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, जैसे एनवायरनमेंट को जो इम्पैक्ट कर रहा है, हम कहीं भी अपने किसी भी डिसीजन में, कोई भी अभी तक जितना हमने देखा उसके अकॉर्डिंग क्या आपको समझ आया कि कभी हम एनवायरनमेंट को हम कितना पोल्यूट कर रहे हैं, इस चीज़ को हम कंसीडर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से जो लैक ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर, मतलब जो फैक्टर हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल के टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि हाँ, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ द प्रॉब्लम है कि जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो वो हम यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, हमको डिफ़िकल्टी जा रही है, ठीक है। और और फिर आप लोगों की तरफ से कुछ है क्या? और दूसरा ये कहूँगी कि यदि आपका प्रॉब्लम बहुत लेंदी है और वो मल्टीपल फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है,
उस कंडीशन पे भी आपके जो कैलकुलेशन है वो बहुत लेंदी हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी हम एक डिफिकल्टी फेस करेंगे। तो इस तरह से आप लिमिटेशन में लिख सकते हो कि लैक ऑफ क्वांटिटी फैक्टर, दूसरा स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ द प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, वो आपको एक प्रॉब्लम आएगा। तीसरा लॉन्ग एंड टाइम टेकन प्रोसेस, ठीक है, एंड मल्टीपल फैक्टर पे यदि डिपेंडेंसी है, सो देयर इज अ डिफिकल्टी टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो पता है मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट या मिनिमाइजेशन ऑफ द लॉस, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। उसके बाद फिर हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है आपका, एक तो डेफिनेशन आया हुआ है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। दूसरा आपके 7 मार्क्स में आए हैं स्टेजेस ऑफ ओआर आया है, और तीसरा आपका स्टेजेस ऑफ ओआर एंड एप्लीकेशंस करके ये भी 7 मार्क्स में आए हैं। तो यहाँ से आपकी चांसेस है कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे तो जितना हमने पढ़ा उतना से मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अभी किसी को कुछ डाउट यहाँ तक के? या किसी को कुछ समझ नहीं आया, ऐसा कुछ हुआ? तो देखो, पहला तो इतने बार बोलने पे भी बहुत सारे लोगों ने अपना वीडियो नहीं ऑन किया है, ठीक है। सिद्धार्थ, शुभम, सोम प्रकाश, पृथ्वीराज, अंजू, ठीक है। तुम लोग को यही लग रहा है ना बच्चे कि मैं जब स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो तुमको नहीं देख रही हूँ, बट मैं मेरे मोबाइल में ऑन है, मैं पहले ही बताई तुम लोग को, ठीक है। ये देखो, ये मेरे मोबाइल में ऑन है और सबका वीडियो ऑफ है। तो ऐसे मत करो, क्या ही होगा वीडियो ऑफ कर देने से, या ऑन करके रखो तो क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक, तो आज आज की क्लास हम लोग यहीं पे ही